गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पहले शक्ति संघर्ष, शक्ति संचय, शक्ति वृद्धि और शक्ति प्रदर्शन का भाग 1 देख चुके हैं। आज हम उसी का आगे विस्तार से देखेंगे। शक्ति संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्तमान में क्या संदर्भ में है। शक्ति संघर्ष का जो हमने कंसेप्ट देखा कि मोर्गेनथाउ हैं, उन्होंने पॉलिटिकल अमंग नेशन में शक्ति संघर्ष पर विस्तार से कार्य किया है और शक्ति संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु माना है। उन्होंने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका तात्कालीन लक्ष्य है वो शक्ति प्राप्त करना ही होता है, अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष है वो चारों तरफ व्याप्त रहता है। उसके लिए उन्होंने विदेश नीति की 3 तरह की बताई थी, यथास्थिति को बनाए रखना और साम्राज्यवादी और प्रतिष्ठा की नीति। आज हम देख रहे हैं शक्ति संघर्ष का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान संदर्भ में। यदि हम शक्ति संघर्ष को अभी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से विश्लेषण करते हैं, मोर्गेनथाउ की बातें जो हमने पूर्व में अध्ययन किया है उन्हीं मुद्दों पे इन घटनाओं को परखने की कोशिश करेंगे। कतिपय घटनाएं जैसे शीत युद्ध। शीत युद्ध निरंतर चलने वाली एक सतत युद्ध की प्रक्रिया थी जिसका स्वरूप मनोवैज्ञानिक था। ये कागज के गोलों, बातों की तोपों, प्रचार माध्यमों व स्नायु से लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसके प्रभाव युद्ध से कहीं अधिक भयानक थे। शीत युद्ध है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है इस शब्द का वो बर्नार्ड बारूच ने किया था 16 अप्रैल 1947 को। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, हम शीत युद्ध के मध्य रह रहे हैं। बर्नार्ड बारूच 16 अप्रैल 1947। शीत युद्ध वास्तव में है क्या? शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यह 2 विचारधाराएं कौन सी हैं? पूंजीवाद और साम्यवाद। 2 व्यवस्थाएं कौन सी हैं? लोकतंत्र और सर्वाधिकार तंत्र। 2 व्यक्तियों स्टालिन और फास्टर बेलेस के मध्य लड़ा जाने वाला वाक युद्ध था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका में शक्ति संघर्ष का ही रूप था। शीत युद्ध सैद्धांतिक और वैचारिक संघर्ष कहा जा सकता है। यह 2 सिद्धांतों और व्यवस्थाओं के युद्ध की सी स्थिति थी। इसमें पूंजीवाद, साम्यवाद, उदारवाद, सर्वसत्तावाद का संघर्ष था। यह ऐसा संघर्ष था जिसने विश्व की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उन समस्याओं को बहुत अधिक उलझा दिया। शीत युद्ध के कारण जर्मनी का विभाजन हो गया और जर्मनी के वापस एकीकरण में बहुत समय लग गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कहा कि शीत युद्ध तो सिद्धांतों का नहीं, 2 शक्तियों का संघर्ष है। दोनों महाशक्तियाँ विश्व का नेतृत्व करना चाहती थी, इसीलिए आपस में प्रभाव क्षेत्र का विस्तार चाहती थी। दोनों पिछलग्गू एवं राज्यों की स्थापना करना चाहती थी। मतलब 2 महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ और अमेरिका, और दोनों के मध्य अपना प्रभुत्व स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था। उसके बाद दूसरी घटना है, अब यहाँ पे सोवियत संघ बता दूं, सोवियत रूस है, सोवियत संघ है। रूस 26 दिसंबर 1991 को बना है। उससे पहले जो रूस था उसके साथ 14 राज्य और भी थे, वो सामूहिक रूप से सोवियत संघ कहलाता था। चीन और सोवियत रूस विवाद। चीन और सोवियत रूस दोनों ही साम्यवादी देश थे। ये देखो, वहाँ तो पूंजीवाद और साम्यवाद का झगड़ा है शीत युद्ध में, और चीन और सोवियत संघ में दोनों साम्यवादी हैं। दोनों की विचारधाराएं समान हैं, दोनों का लक्ष्य समान है, दोनों का लक्ष्य है पूंजीवाद का अंत करना। दोनों में फिर भी संबंध कैसे हैं? प्रतिस्पर्धात्मक, तनावपूर्ण और संघर्ष के।
अब यहाँ संघर्ष का क्या कारण हुआ? जब दोनों की विचारधारा सेम, टारगेट सेम, तो यहाँ संघर्ष का कारण है दोनों नेतृत्व की क्षमता। चीन भी पूरे विश्व में सोवियत संघ का नेतृत्व करना चाहता है और साम्यवाद का नेतृत्व करना चाहता है, और सोवियत संघ भी साम्यवाद का नेतृत्व करना चाह रहा था। पश्चिम में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाह रहा था। भारत पर चीन का आक्रमण, ये हमने वो 3 नीतियाँ, विदेश नीतियाँ पढ़ी थी ना, जिसमें प्रतिष्ठा की नीति है, वो इसमें दिखाई देगा। इसमें क्या है, 20 अक्टूबर 1962, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ खड़े पैमाने पर आक्रमण किया। किंतु मतलब खुद 20 अक्टूबर को आक्रमण किया और फिर उन्होंने 21 नवंबर 1962 को अपनी तरफ से एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध समाप्त हो गया और चीन ने मतलब खुद आक्रमण किया 20 अक्टूबर को, 21 नवंबर को शांति युद्ध विराम की घोषणा कर देता है और जो भारतीय प्रदेश था वो खाली कर देता है, अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेता है, युद्ध में जो युद्धबंदी बनाए थे उन भारतीयों को रिहा कर देता है, यहाँ तक कि जो भारत के सैनिक सामान उन्होंने जब्त किया था वो भी लौटा देता है। तो इस सारी घटना के पीछे चीन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य पूरा हुआ जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया? यहाँ प्रतिष्ठा की नीति कार्य करेगी। चीन का उद्देश्य भारत को हराना ना होकर भारत की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना था, क्योंकि भारत तभी नव स्वतंत्र हुआ था और खुद एक शक्ति के रूप में उभरता देश था। तो चीन भारत की निर्बलता को पूरे विश्व के सामने जाहिर किया उसने, और खुद इस युद्ध के बाद विश्व प्रसिद्ध हो गया। एशिया में चीन भारत को अपना प्रतिद्वंदी समझता है। एशिया महाद्वीप में अगर चीन को टक्कर कोई दे सकता है तो वो भारत है। युद्ध में प्राप्त सैनिक सफलता से उसने एशिया के राष्ट्रों के सामने अपनी धाक जमाने का प्रयास किया था। अब है हिंद महासागर। पिछले कुछ सालों में हम देखें तो हिंद महासागर को लेकर विश्व में काफ़ी हलचल है। हिंद महासागर है उसे एक शांति क्षेत्र घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि यह विश्व के मध्य है और यहाँ पर इस महासागर में तेल व अन्य खनिज पदार्थों की भी उपलब्धता है। इसलिए प्रत्येक देश मतलब जो महाशक्तिशाली देश है वो उस पर अधिकार करना चाहते हैं। अमेरिका की नौसैनिक टास्क फोर्स नियमित रूप से सन 1964 से हिंद महासागर में गश्त करने लगी। अब अमेरिका का हस्तक्षेप कब से हुआ हिंद महासागर में? तो 1964 से। और दियागो गोर्सियस में उसने सैनिक अड्डा भी कायम किया। अब ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन है कि अमेरिका ने अपना सैनिक अड्डा हिंद महासागर में कहाँ स्थापित किया? तो दियागो गोर्सिया में उसने अपना सैनिक अड्डा स्थापित किया। अमेरिकी उपस्थिति का विरोध करने के लिए सोवियत संघ ने भी अपना नौशक्ति का विस्तार किया और अमेरिकी प्रभाव को रोकने के लिए अब सोवियत संघ ने भी अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए। कहाँ किए? सोकात्रो और शेल्स टापुओं के निकट अपने सैनिक अड्डों की स्थापना की। अब अमेरिका का दियागो गोर्सिया और इसका शेल्स टापुओं के निकट। अब आएगा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है? अभी हमने शीत युद्ध देखा। शीत युद्ध में हमने क्या देखा कि विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था और उन 2 गुटों में जो राष्ट्र थे वो उनके पिछलग्गू थे। और इसी समय भारत स्वतंत्र हुआ और एशिया अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से देश थे वो नव स्वतंत्र हुए। तो 1947 के बाद रूस व अमेरिका के मध्य जो शीत युद्ध आरंभ हो गया था, यही वह समय था तब एशिया और अफ्रीका में बहुत से देश स्वतंत्र हो रहे थे। तो इन जो नव स्वतंत्र देश थे उनके सामने एक सामाजिक और राजनीतिक कठिनाइयाँ थीं। इन राष्ट्रों के जो नेताओं के मन में ये विचार आया कि वह गुटों के झगड़े से में ना शामिल हों और उनसे दूर रहकर अपना चहुमुखी विकास करें।
इसी विचार के फलस्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात हुआ। गुटनिरपेक्ष की नीति मुख्य रूप से असंलग्नता की नीति है, जो कि शांति व समन्वय के साथ शोषण, औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। गुटनिरपेक्ष एक स्वतंत्र विदेश नीति है जो औपनिवेशवाद, सैन्य गुटों और का विरोध करते हैं और अपने देश में सैनिक अड्डे स्थापित करने का भी विरोध करते हैं। इसका मुख्य शक्ति संघर्ष की गुटीय राजनीति से दूर रहने वाले जो नव स्वतंत्र देश थे, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। 7 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने रेडियो प्रसारण में कहा कि भारत को एक दूसरे के विरोध में बंधे हुए मित्र दलों की शक्ति की राजनीति से अलग रहना चाहिए, जिसके कारण 2 विश्व युद्ध हुए और जिससे विशाल पैमाने पर फिर दोबारा घोर संकट उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष का मंच है। समस्या चाहे भारत और पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो या वियतनाम की हो, सोमालिया या इथोपिया की हो, अरब इजराइल की हो, सभी में महाशक्तियों के हित निहित रहे हैं। इसमें शक्ति और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि मोर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक पक्ष है वो संघर्ष बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 2 पक्ष बता दिए, एक संघर्ष के रूप में और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर सहयोग के रूप में। संघर्ष का जो चित्रण किया है, यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन हम सहयोग के पक्ष की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। आज संयुक्त राष्ट्र संघ, G7, आसियान, सार्क आदि अनेक क्षेत्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अभिकरण WTO, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ आदि के माध्यम से विश्व में शांति व सहयोग स्थापित करने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं।